नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है जो हमारे लास्ट के 5 चैप्टर बचे हुए हैं उनके बारे में। मींस 16 चैप्टर टू 20 चैप्टर। ठीक है। इसमें से कुछ चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे और बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। तो हम अच्छी तरीके से चीजें इसके अंदर कवर करने वाले हैं। अगर आपने हमारी बाकी वीडियोस नहीं देखी है, मतलब स्पेशल इसमें 4 ही क्लासेस हैं, इसमें 5-5 चैप्टर करके क्लास कंप्लीट कराई गई है। क्योंकि बेटा आप लोगों का रिस्पांस बिल्कुल अच्छा नहीं मिला क्रॉप के अंदर। क्रॉप में आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, ईमानदारी से देखा जाए तो बेटा आप लोग इन वीडियोस को बार बार देख के जाना है एग्जाम से पहले। ठीक है। हम चलते हैं हमारे चैप्टर्स के ऊपर। तो पहला चैप्टर है जिसमें कमर्शियल क्रॉप्स यानी कि जो व्यापारिक फसलें होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आपको याद ये रखना है सबसे पहले तो इनमें से कौन कौन सी फसलें जो हैं वो व्यापारिक फसल के अंदर हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि पहला ही जो अगर आप देखोगे तो लेमन ग्रास। अब लेमन ग्रास जो है वो आपसे पूछेगा कि ये कमर्शियल क्रॉप है या फिर मेडिसिनल क्रॉप है, मतलब कि औषधि फसल है या व्यापारिक फसल है। तो ये व्यापारिक फसल है। ठीक है। एक है सिट्रोनोला ग्रास। सिट्रोनोला ग्रास जो है ना ये भी बेटा व्यापारिक यानी कि कमर्शियल क्रॉप है। इसके अलावा एक पूछेगा आपसे रतनजोत। रतनजोत मतलब जट्रोफा जैसे बोलते हैं अपन, ये भी कौन सी है? ये वाली भी आपकी कैसी है? कमर्शियल क्रॉप है यानी कि व्यापारिक फसल है। इसके अलावा बेटीवर जो होता है ना, बेटीवर जिसे हम बोलते हैं या फिर खुश ग्रास के नाम से जानते हैं, ये भी आप लोगों का क्या है? कमर्शियल क्रॉप है ना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना पौदीना जिसे हम बोलते हैं मिंट। कई बार पूछा है कि मिंट कैसी फसल है, मेडिसिनल प्लांट है या फिर कमर्शियल क्रॉप्स है। मतलब कि पौदीना जो है वो औषधि पौधा है या व्यापारिक पौधा है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पौदीना जो है मेडिसिनल, पौदीना की गोली वगैरह आती है तो बच्चे क्या लगा देते हैं ये मेडिसिनल प्लांट है। मेडिसिनल प्लांट नहीं है, ये क्या है? कमर्शियल क्रॉप्स है। इसका यूज वाले मेडिसिन बनाने में होता हो। ठीक है। तो याद रखना इन चीजों को। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं देखा, लेकिन आगे जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उनके अंदर आपको हिंदी भी दिखेगा और इंग्लिश भी दिखेगा। ठीक है ना। चलिए हम जैसे इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी हमको दिए हुए हैं तो उनके बारे में भी हम बात करते हुए चलेंगे। पहला ही क्वेश्चन है स्टूल जो होता है किससे संबंधित है? स्टूल। स्टूल किससे रिलेटेड होता है? तो स्टूल जो है, स्टूल मतलब सेकंड वाले क्वेश्चन का पहला ही आंसर है लेमन ग्रास से संबंधित होता है। ये किससे होता है? फ्रॉम लेमन ग्रास। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है जो इंपोर्टेंट है वही पढ़ेंगे ना। निम्नलिखित में से कौन से बीज बिना किसी नुकसान के कई वर्षों तक संग्रहित किए जा सकते हैं? कौन सी ऐसी चीज है जिसके जो बीज होते हैं वो हम कई वर्षों तक स्टोर करके रख सकते हैं? इसका आंसर आप लोगों को देना है बेटा। जल्दी से बताइए इनमें से किसके जो बीज हैं हम कई वर्षों तक क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर सबको पता है, रतनजोत है ना। किसका? रतनजोत यानी कि जेट्रोफा का। जेट्रोफा जो होता है रतनजोत के नाम से जानी जाती है। इसके बीज बिना किसी के नुकसान, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से स्टोर किए जा सकते हैं। बायोडीजल इज यूजफुल इन। तो बायोडीजल बनाने के लिए हम रतनजोत यानी कि जेट्रोपा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? जेट्रोपा का यूज करते हैं। इसके अलावा इट इज टाइम टू सॉन खास ग्रास। मतलब खास ग्रास जो होता है ना, खास ग्रास करके जो होता है, एक खास होता है, ये कब बोया जाता है? तो ये जून के अंतिम सप्ताह से अगस्त तक बोया जाता है, नवंबर से दिसंबर तक बोया जाता है। इसके अलावा जो है जनवरी फरवरी में बोया जाता है। तो इसका आएगा जून। कब आएगा? फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ जून टू अगस्त। इसके अलावा फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज खास ऑयल एक्सटेड। मतलब जो होता है ना कि प्लांट की जो होता है घास वाला, उससे कहां से जो है हम ऑयल निकालते हैं। तो उसके जो देखो आपसे रतन जोत के बारे में पूछेगा ना तो वो हमेशा सीड होगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। ठीक है। एक बार इसको कंफर्म भी कर लेना, क्योंकि वैसे सीड्स अधिकतर जो ऑयल होते हैं ना वो सबके सब काय से निकाले जाते हैं? सीड से निकाले जाते हैं। लेकिन एक बार इसको कंफर्म कर लेना। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। तो पहला ही हम पहले हिंदी में समझेंगे इनको, जिससे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को फायदा हो जाएगा। कि भारत में आमतौर पर सिट्रोनोला की जो खेती की जाती है वह भागों में की जाती है। कौन से भागों में की जाती है? तो दक्षिणी पूर्वी भागों में, मतलब साउथ एंड वेस्ट ईस्ट जो हमारा एरिया है इंडिया का, वहां पर इसका खेती किया जाता है। लेमन ग्रास एक देशी पौधा है। मतलब कैसा देशी है? भारतीय है ना। लेमन ग्रास कैसा पौधा है? भारतीय एक देशी पौधा है। लेमन ग्रास भारतीय एक देशी पौधा है, मतलब कि लेमन ग्रास का जो नेटिव प्लेस है वो इंडिया है। इसके अलावा लेमन ग्रास तेल में मुख्य घटक क्या होता है? सिट्रल। इस वजह से इसमें नींबू जैसी खुशबू आती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम लेमन ग्रास है। सुगंधा
एक किस्म है, सुगंधा किसकी वैरायटी है, तो सुगंधा किस्म है किसकी, जो खास ग्रास है ना उसकी, खस की, है ना। घास खास का वनस्पतिक नाम, मतलब जो खास ग्रास होता है उसका बॉटनिकल नेम क्या है, तो उसका बॉटनिकल नेम मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना नाम के साथ वहां पे, बेटिबेरिया जेजेनिडिस करके ये होता है ना, उसके अंदर है ये। पौधीने का वनस्पतिक नाम क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से रट लो। पौधीने का जो बॉटनिकल नेम है वो मेंथा ऑबनेसिस है, मेंथा ऑबनेसिस, मेंथा ऑबनेसिस करके याद रखना है ना। पौदीना परिवार, पौदीना की फैमिली कौन सी है, लेमिएसी। देखो एक होता है लेगुमिनेसी और एक होता है लेमिएसी, तो ये लेमिएसी है, लेगुमिनेसी नहीं है। दुनिया में सबसे अधिक पौदीने का उत्पादन में होता है इंडिया के अंदर, कहाँ होता है, इंडिया के अंदर। रतन जोत पूछे, जेट्रोफा पूछे, इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है जेट्रोफा कर्कस। क्या होता है, जेट्रोफा कर्कस करके इसका बॉटनिकल नेम है। इसके अलावा आप देखेंगे 10 वाला, जेट्रोफा तेल का उपयोग डीजल बनाने में किया जाता है, किसमें किया जाता है, डीजल के रूप में किया जाता है। लेमन ग्रास को के नाम से भी जाना जाता है, चाइना ग्रास के नाम से, जबकि इसका नेटिव प्लेस इंडिया है, फिर भी इसको चाइना ग्रास के नाम से जाना जाता है ना। बोपोगन फ्लेक्सुओसिस का बॉटनिकल नेम क्या है, लेमन ग्रास। इसका नाम क्या है, लेमन ग्रास, मतलब ये लेमन ग्रास का बॉटनिकल नेम है। अब इसको हम इंग्लिश में भी देखेंगे, जिससे 2 बार हमारी क्या हो जाएगी, इस तरीके से चीजें याद हो जाएंगी। हिंदी वाले भी बेटा सेम टू सेम समझने की कोशिश करना, क्योंकि बॉटनिकल नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सेम होता है इंग्लिश हिंदी में। देखो पहले हमको दिया है सिट्रोला इज कॉमनली कल्टीवेटेड इन इंडिया, इट इज कौन सा, साउथ ईस्टर्न, ठीक है ना, साउथ ईस्टर्न पार्ट जो होते हैं उसके अंदर। लेमन ग्रास इज अ नेटिव प्लांट, कहाँ का, इंडिया का, इंडियन, इंडियन अ नेटिव प्लांट, ठीक है, तो ये इंडिया का नेटिव प्लांट है। इसके अलावा दूसरा देखो आप, तो लेमन ग्रास इज मेन इंग्रेडिएंट इन द ऑयल, तो इनमें सिट्रल होता है, क्या होता है, सिट्रल, सिट्रल का जिसमें क्या आती है, खुशबू आती है लेमन जैसी। सुगंधा इज अ वेराइटी ऑफ खुश, किसकी होती है, एक खुश करके बेटा एक घास होता है, आपको कई बार पढ़ा है ना ऊपर खुश, तो खुश की वेराइटी होती है। इज द बॉटनिकल नेम ऑफ खास ग्रास, तो खास ग्रास जो होता है इसका बॉटनिकल नेम होता है बेटिवेरिया जेजेनेडिस, ना, बेटिवेरिया जेजेनेडिस करके जो है ना इसके वो होती है, नाम होता है। द बॉटनिकल नेम ऑफ मिंट, तो मिंट का बॉटनिकल नेम तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो रखना ही है, मेंथा अर्वेनेसिस, ठीक है। इसके अलावा द मिंट बिलोंग टू फैमिली लेमिएसी, देखो लेगुमिनेसी याद मत कर लेना बेटा, गलती से भी लेगुमिनेसी मत लिख देना, लेमिएसी है, इसकी स्पेलिंग याद करके जाना, ठीक है। 8वें पे आइए, द मोस्ट ऑफ मिंट इज द वर्ल्ड इज प्रोड्यूसेस इन इंडिया, कहाँ होता है, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा होता है। द बॉटनिकल नेम ऑफ रतन जोत, रतन जोत या जेट्रोपा का आएगा तो उसका नाम होता है जेट्रोपा कर्कस, क्या होता है, जेट्रोपा कर्कस, है ना। इसके अलावा जेट्रोफा ऑयल हैज बीन यूज्ड इन अल्टरनेटिव टू, तो डीजल का अल्टरनेटिव है ये, किसका है, डीजल का अल्टरनेटिव माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा लेमन ग्रास इज ऑल्सो नाउ एज चाइना ग्रास, क्या होता है, चाइना ग्रास के नाम से फेमस है। साइमोपोगन, है ना, फ्लेक्सिस करके जो है ना, ये बॉटनिकल नेम है किसका, तो ये लेमन ग्रास का नाम होता है, साइनोपोगन के नाम से याद रख लेना, पहला वाला पार्ट से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ट्रू फॉल्स भी इसके इंपॉर्टेंट है, हम ट्रू फॉल्स भी इसके देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो लास्ट के 5 चैप्टर हैं इसमें से ऑब्जेक्टिव, जैसे इस वाले में ऑब्जेक्टिव ही मिलेगा आपको, क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही नहीं, तो हमने इसमें ऑब्जेक्टिव भी कवर कर लिए इसके, और मेन क्वेश्चन भी कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन अगर आप देखोगे, लेमन ग्रास की पहली कटाई बुवाई के 3 महीने बाद की जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है, 3 महीने बाद नहीं की जाती है। लेमन ग्रास की लाल तने वाली प्रजाति से बहुत अच्छी क्वालिटी का तेल मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है, जो लाल तने वाली होगी ना उससे। और आपसे ये भी पूछेगा कि लेमन ग्रास जो होता है ना, इससे कहां से ऑयल मिलता है, तो लाल तने वाली जो वैरायटी उसकी रूट्स वगैरह से मिलता है। पुदीने का बॉटनिकल नाम मेंथा अर्वेनेसिस है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, मेंथा अर्वेनेसिस है, हमने ऊपर ही पढ़ा है ना। हिमालयन मेंथा की एक बेहतर किस्म है बेटा, अब जो मेंथा है ना ये मिंट को ही बोला गया है, मतलब पुदीना को ही बोला गया है, तो मेंथा भी याद रख लेना, पुदीना का मतलब होता है। हिमालयन मेंथा की एक बेहतरीन किस्म है, तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। पुदीना पोएसी, है ना, ग्रेमनी फैमिली परिवार का सदस्य है। तो बेटा मुझे बताओ कि ये पुदीना घास है क्या,
घास नहीं है तो घास नहीं है तो ये ग्रेमनी में आ ही नहीं सकता। पुदीने की उत्पत्ति चाइना में हुई थी, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है कि इसकी उत्पत्ति जो है चाइना में हुई थी, जबकि लेमन ग्रास की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? इंडिया में मानी जाती है। पुदीने की खेती के लिए मिट्टी का पीएच 6.5 टू 8.0 के बीच होना चाहिए, क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो ये वाली बात जो है मतलब कि इसके लिए होना चाहिए, तो इतने मान सकते हैं आप, ट्रू लगा के चलिए, है ना। पुदीना औषधि फसलों में आता है, पुदीना औषधि फसलों में आता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था ये औषधि फसलों में नहीं आता है, ये आता है किसमें? कमर्शियल क्रॉप में आता है। आठ याद रखना किसमें आता है? कमर्शियल क्रॉप में आता है। फिर देखिए रतनजोत का तेल ईंधन का काम करता है, बिल्कुल सही बात है, रतनजोत का तेल जो है वो ईंधन का काम करता है। ठीक है, रतनजोत का पौधा बायोडीजल से संबंधित होता है, बिल्कुल सही बात है। घास के बीज या लिप्स द्वारा उगाया जाता है, जो खास ग्रास होता है वो किसके द्वारा होता है? उगाया जाता है बीज के द्वारा, लिप्स के द्वारा उगाया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। खास ग्रास की खेती के लिए समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय जलवायु अच्छी मानी जाती है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तो इंडिया के अंदर हो रहा है ना। इसके अलावा देखो 13वां वाला अगर आप देखोगे तो आपको देखो मिलेगा खास ग्रास की जड़ें स्पंजी प्रकार की होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है ना। बेलाडोना एक व्यावसायिक फसल है, ये बात भी बिल्कुल सही है या गलत है? सही है, बेलाडोना एक व्यावसायिक फसल है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि कमर्शियल क्रॉप को आपको मेडिसिनल में नहीं डालना है और मेडिसिन को कमर्शियल में नहीं डालना है, क्योंकि दोनों सुनने में, देखने में, जानने में एक जैसी होती हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं, जिससे बार बार आपको पढ़ने में क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए तो घबराना नहीं है आप लोगों को, है ना। द फर्स्ट हार्वेस्टिंग ऑफ लेमन ग्रास इज डन टू 3 months आफ्टर सोइंग, ये बात बिल्कुल गलत है। एक्सीलेंट क्वालिटी ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेड स्टेम्ड स्पीसीज ऑफ लेमन ग्रास, बिल्कुल सही बात है, लाल तने वाली सबसे अच्छा मिलता है। मेंथा अर्वेनेसिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ मिंट, बिल्कुल करेक्ट। हिमालयन इज एन वेराइटी ऑफ मेंथा, सही बात है, मतलब मिंट मतलब मिंटी होता है वो। मिंट इज अ मेंबर ऑफ द पोएसी फैमिली, नहीं पोएसी का थोड़ी है, लेमिएसी का है ये तो। द ओरिजिन प्लेस ऑफ मिंट इज चाइना, करेक्ट। फ्रॉम मिंट कल्टीवेशन द पीएच वैल्यू, इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रू लगाना है, क्या लगाना है? ट्रू लगा के आना है ना। मिंट कम अंडर द मेडिसिनल प्लांट, गलत बात है, कमर्शियल क्रॉप में आता है। रतनजोत ऑयल एक्ट एज फ्यूल, सही बात है। रतनजोत प्लांट इज द रिलेटेड टू बायोडीजल, सही बात है। खसग्रास इज प्रोपोगेटेड बाय द सीड और स्लिम्स, बिल्कुल सही बात है, इसी से उगाया जाता है। टेम्परेटेड एंड सब अच्छा हाँ, टेम्परेटेड मतलब कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंसिडर्ड गुड फॉर द कल्टीवेट ऑफ कुशग्रास, सही बात है। द रूट ऑफ कुशग्रास सस्पेंजी टाइप, करेक्ट। बेलेडोना इज द कमर्शियल क्रॉप, करेक्ट। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है, ऐसे के ऐसे रट दो इनको, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको क्या कर लो, रट लो। अब यहाँ पे देखोगे आप तो आपको मिलेंगे, क्या मिलेंगे? मैच द फॉलोइंग्स। तो मैच द फॉलोइंग में अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन मिलेगा रतनजोत। रतनजोत को हम किस नाम से जानते हैं? जेट्रोपा के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर आप लोगों, रतनजोत का आप पहला क्वेश्चन लगा दो। रतनजोत का जो है फोर्थ वाला, ई फोर वेशी है ना, ई फोर वेशी करके इसकी क्या है? फैमिली है, इसलिए इसका चौथा वाला लगा दो। अब देखो इधर पुदीना, तो पुदीना का आपको पता ही है, मेंथा है ना, ओवेंसिस या फिर मेंथा वर्डिस करके इसका नाम होता है, तो इसमें आएगा दूसरा। अब देखो इसमें पहला लगना चाहिए था ना, इसमें लगना चाहिए था पहला, पहला, और इसमें लगना चाहिए दूसरा। हाँ, सिट्रनोला ग्रास, सिट्रनोला ग्रास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को लिखना पोएशी में आएगा, ग्रास जहां भी लगा है पोएशी में आएगा, बस लेमन ग्रास का भी ध्यान रखना है ना। लेमन ग्रास, तो लेमन ग्रास में अगर आप देखोगे थर्ड वाले में जाएगा सिम्बुपोगन, है ना, फ्लेक्सियोसिस, ये इसका बॉटनिकल नेम है, लेमन ग्रास का। भाई साहब ये वाले चैप्टर में जो मैंने चीजें आपको बताई हैं ये रट दो, आपका काम बन जाएगा उनसे ही, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन ये है ना, क्या दिया है कि सिट्रनोला ग्रास के किस हिस्से से तेल निकाला जाता है? पत्तियों और टहनियों से निकाला जाता है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द सिट्रनोला ग्रास इज ऑयल एक्सट्रेट? तो फ्रॉम लीव्स एंड शूट्स, है ना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है सिट्रनोला कंपोनेंट से जुड़े पौधे का नाम क्या है? लेमन ग्रास, सिट्रल कंपोनेंट से संबंधित। तो आपको पता ही है जो लेमन ग्रास से मिलता ऑयल उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? सिट्रल, तो लेमन ग्रास है ना। इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन ये है, राइट द फैमिली और
फैमिली ऑफ मेंथा, मेंथा मतलब मिंट, और मिंट की फैमिली होती है लेमिएसी। कौन सी होती है? लेमिएसी। पुदीना, मिंट, मेंथा, तीन में से कुछ भी पूछे ध्यान रखना, एक ही चीज के तीन नाम है। पुदीना उसी का नाम है, उसी का नाम मिंट है, उसी का नाम मेंथा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बहुत अलग अलग तरीके से पूछते हैं। अब इसमें से हमको क्वेश्चन तो कभी पूछा नहीं, एक बार 2024 में ये पूछा था, बॉटनिकल नेम ऑफ रतनजोत, तो आपको पता ही है रतनजोत का बॉटनिकल नेम क्या होता है, जेट्रोपा कर्कस, और यूफोरबिएसी फैमिली है इसकी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पूछी है राइट द बॉटनिकल नेम एंड फैमिली ऑफ मिंट, तो मेंथा अर्वाइंसिस और फैमिली है लेमेशी। बस मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि इसके अंदर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि एक नंबर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब जो अगला चैप्टर हमारा है ना, फूड प्रिजर्वेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो बेटा इसमें हमको ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन एंड टेक्नोलॉजी से हमको ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेंगे, इससे हमको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्या मिलेंगे देखने को? क्वेश्चन आंसर। लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव आप पढ़ के जाना, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आंसर भी पूछ ले। ठीक है, ऐसे आप लोग एक बार क्या करके जाएंगे, देख के जाएंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ये है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये थर्ड वाले का, तो इसका तो आप याद रखेंगे। थर्ड वाले का क्या आंसर आ रहा है, चेक करिए जरा, थर्ड वाले का क्या आंसर आ रहा है, कहाँ चला गया, बहुत नीचे आ गए आप लोग। हाँ ये वाला है, थर्ड का फोर्थ आ रहा है, थर्ड का क्या आ रहा है, फोर्थ। तो ये है मैसूर कर्नाटका में, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, खाने वाली चीज है मसूर, इसलिए मैसूर में इसका वर्णन दिया गया है। ठीक है, ऐसे याद रखिए। इसके अलावा एक है सब्जियों की डिब्बाबंदी में किटबन किससे संबंधित होता है, तो चीनी का घोल, चूने का घोल, ये सब इसमें पूछा गया है ना, सेवेंथ वाला, इसको भी देख लीजिए जरा, सेवेंथ वाले का आंसर आएगा थर्ड। कौन सा आएगा? थर्ड, 2% लाइम सॉल्यूशन। इन बातों को बहुत अच्छे से देख, एक नहीं कोई क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, फिर अगर क्वेश्चन नहीं होंगे फिर हम ऑब्जेक्टिव पे आएंगे। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ही इसमें इंपॉर्टेंट है, तो हम एक बार इसके क्वेश्चंस भी देख के ही चलें। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लो, अपने आप ऑब्जेक्टिव इसके आपको आंसर आ रहे होंगे ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि राइट द नेम्स ऑफ मेथड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रिजर्वेशन। तो फूड और वेजिटेबल्स के प्रिजर्वेशन के लिए कौन कौन सी मेथड होती हैं, तो ये होता है सुखाना या फिर निर्जलीकरण करना, एक ये हो गया। दूसरा होता है चीनी या नमक मिला दो। एक होता है केमिकल यानी कि रासायनिक पदार्थ द्वारा मिला दो, वो मिला के कर सकते हैं। एसिडिक एसिड द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना। ड्राइंग और डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, शुगर एंड सॉल्ट मिला सकते हैं, केमिकल मिला सकते हैं और एसिटिक एसिड मिला सकते हैं। तो क्या हो जाती है, कोई भी चीज प्रिजर्व हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ एनी टू केमिकल प्रिजर्वेशन। तो केमिकल प्रिजर्वेशन में आपको याद रखना है सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ठीक है, एक रखना है सोडियम बेंजोएट, एक कौन सा रखना है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेंटाबाइसल्फेट, ये दो चीजें हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं बाय केमिकल मेथड। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है ब्लीचिंग की परिभाषा, भाई साहब इस पे लगा लो वेरी मोस्ट, क्या लगा लो, वेरी मोस्ट लगा लो कि ब्लीचिंग की परिभाषा लिखी हो, फलों और सब्जियों को डिब्बाबंदी करने से पहले एक निर्देशित समय के लिए उबलते पानी में भिगाएं। उबलने उबाल आने तक इससे डालने की प्रक्रिया को ब्लीचिंग कहते हैं ना। इसको डालने की, उबाल उबाल हटा दो इसमें से ना, हटा दो इसको, इस डालने की प्रक्रिया को ब्लीचिंग कहते हैं। कुछ नहीं करना है, नॉर्मल समझिए, एक कुनकुना पानी लेना है, उसमें कुछ समय के लिए, निश्चित समय के लिए क्या करना है, फलों को डालना है, तो उनके जो टिश्यू होते हैं उनकी एयर निकल जाएगी और उसके ऊपर जो बैक्टीरिया की एक्टिविटीज हैं वो कम हो जाएंगी, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग। सोक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द बॉइलिंग वाटर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम बिफोर कैनिंग, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इट टिल द बॉइलिंग इज कॉल्ड ब्लीचिंग। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है राइट द डेफिनेशन ऑफ फार्मिंग। देखो यहाँ पे एक जो फार्मिंग करके स्पेलिंग है ना, कई बार ये आई है, जैसे 2022 में ये फार्मिंग करके आई थी, और कई बार ऐसी आती है फार्मिंग, वो बन जाती है, क्या हो जाती है, फार्मिंग के नाम से आती है। तो आपको यहाँ पे फार्मिंग का नहीं कोई पूछे या फिर फार्मिंग का पूछे, तो वो वाली फार्मिंग मत समझ लेना आप, है ना। फार्मिंग अधिकतर आएगा आपको FORING वाला फार्मिंग आएगा। ठीक है, तो हमसे पूछता है कि फार्मिंग क्या होता है, तो डिब्बाबंदी से पहले फलों और सब्जियों को सख्त करने के लिए उन्हें 2 से 3 मिनट तक भिगोना चाहिए। किसी पदार्थ को कुछ समय
के लिए चूने के पानी में डुबाने की प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं हम, जो है फॉर्मिंग कहते हैं। फॉर्मिंग के नाम से याद रखना उसको ना। To harden fruits and vegetables before canning, they should be soaked at 2 to 3. The process of immersing the material is lime water for a period of time is called forming, है ना। इसको क्या बोलते हैं, देखो ये फॉर्मिंग बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना इस बात को, अच्छा है। देखो ब्लेंचिंग क्या है, जब नॉर्मल गर्म पानी में फल को डुबाते हैं वो क्या होती है, ब्लेंचिंग। जब पानी में चूना, चूना मतलब लाइम वाटर, चूना मिला के उसमें फलों को डुबाते हैं वो होती है फॉर्मिंग। दो बातें याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आप लोगों के पास। राइट द 2 प्रिकॉशंस बिफोर कैनिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। से छोड़ दो, ये वाला करो, इस पे डालो वेरी इंपोर्टेंट। क्या डालो, वेरी इंपोर्टेंट डालो। हिंदी और इंग्लिश में समझते हैं। पहला है कैनिंग, दूसरा है बोटलिंग। कैनिंग मतलब होता है डिब्बाबंदी, डिब्बा बंदी। और बोटलिंग का मतलब होता है, बोटलिंग को तो बोटलिंग ही समझ लो यार, जो बोतल होती है उसके अंदर भरना। इसमें ठोस खाने की चीजें, फल और सब्जियां आमतौर पर खास तरह के बॉक्स में सुरक्षित रखी जाती हैं। इसमें दूध, फलों का जूस, केचप वगैरह जैसे लिक्विड आमतौर पर बोतल में सुरक्षित रखे जाते हैं। सीधी सी बात है, जो सॉलिड चीजें होती हैं जैसे सब्जी हैं, फल हैं, उनको डिब्बों में रखा जाता है, उसको बोलते हैं कैनिंग। और जैसे जूस हो गया, मिल्क हो गया, इनको रखा जाता है बोटल्स के अंदर, इनको बोलते हैं बोटलिंग। कैनिंग में खाने की चीजों को एयर टाइट कंटेनर में रखने के बाद उसमें गर्म या ठंडी चीनी नमक का घोल डाला जाता है और सील करने के बाद उसे 80 से 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले पानी में डुबाया जाता है। इसमें क्या होता है, बोटलिंग में क्या होता है, लिक्विड खाने की चीजों में भरने के बाद उसे सील कर दिया जाता है। फिर बोतल को कुछ देर के लिए 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पानी में रखा जाता है और फिर ठंडा किया जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बोटलिंग। एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए और हिंदी में भी। हिंदी में देख लिया, इंग्लिश में देखिए। In this solid food items, fruits and vegetables are usually kept safe in a special type of boxes. ठीक है ना। In this liquid like milk, fruits, juice, ketchup, etc. usually kept it safe in bottles. ठीक है ना। In canning, after placing food items in airtight containers, hot or cold sugar salt solution is provided into it, and after sealing it is immersed in water of 80 to 85 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिब्बे को रखा जाता है और उसमें कुछ चीनी वगैरह का घोल भी डाला जाता है। आफ्टर फिलिंग द लिक्विड्स फूड मटेरियल इन बोतल, it is still at the end, the bottles is kept in water at 75% degree celsius 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ सेम टाइम एंड दी कूल्ड। उसके बाद थोड़ा गर्म करते हैं 75 पे, उसके बाद तुरंत उसको क्या कर देते हैं, कूल कर देते हैं। तो जिससे क्या हो जाती है, बहुत लंबे समय तक इमर्ज रहती है, बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। ठीक है भैया, तो ये बात थी। अब इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो वो हम देख रहे हैं, कोई सच दमदार क्वेश्चन होगा तो हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है द राइट द लिमिटेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको और याद कर लो, इस पे वेरी मोस्ट भी डाल देना। क्या बात कर रहे हैं, लिमिटेशन की, फल और सब्जी संरक्षण की सीमाएं लिखिए। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। तो सीमाएं क्या है, सीमाएं मतलब लिमिटेशन है, कोई भी चीज कभी अगर कवर नहीं हो पाती है तो कैसे हम उसके बारे में लिख सकते हैं कि पूरा इफेक्टिव क्यों नहीं है ये। जैसे फल और सब्जियों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना करा पाना, ठीक है, किसानों को उन्नत तकनीक का ज्ञान ना होना। अब कोई प्रिजर्व करने की तकनीक जानता ही नहीं है तो वो कैसे कर सकता है। गांव शहरों के बीच परिवहन के पर्याप्त साधन का अभाव होना, बाजार में मांग में कमी होना, फलों और सब्जियों की ब्रांडिंग की सुविधा का अभाव होना। ठीक है, तो नॉट अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और फ्रूट्स की क्वांटिटी उपलब्ध नहीं है, आप प्रिजर्व क्या करेंगे। ठीक है, फार्मर्स डू नॉट हैव द एडवांस्ड टेक्निकल नॉलेज, है ना। इसके अलावा लैक ऑफ, है ना, जो मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द विलेज एंड सिटीज, है ना। डिक्रीज इन मार्केट डिमांड बहुत कम होना। लैक ऑफ फैसिलिटीज ऑफ जो है ना ब्रांडिंग या ब्रांडिंग है ना, ब्रांडिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ब्रांडिंग की जो है ना पूरी अच्छी तरीके से उपलब्ध नहीं होती। जैसे आप कोई भी चीज
प्राप्त है आपके पास, आपने घंटिंग कर ली, उसको प्रिजर्व कर ली, तो उसे कैसे करोगे। और ग्राइंडिंग अगर लिखा आ जाता है तो ग्राइंडिंग भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्राइंडिंग का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज को ग्राइंड करके रखना, जैसे कि जूस बनाने के लिए जिसको ग्राइंडिंग करवाता है वो। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछेगा जो है ना अस्थाई और अस्थाई आरक्षण में अंतर क्या होता है, मतलब कोई भी चीज को कोई टेम्परेरी टर्म पर प्रिजर्व करता है और कोई लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करता है, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो उसके लिए आप क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर देख लीजिए कि अस्थायी परिरक्षण जो है इसके अंतर्गत उन वस्तुओं के थोड़े समय के लिए ही परिरक्षित किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार फल और सब्जियां को ठंडे स्थानों पर रखकर पार्श्वीकृत करण द्वारा एवं हल्के कीटाणुओं का उपयोग करके थोड़े समय के लिए परिरक्षित किया जाता है। स्थायी में इसके अंतर्गत उन पदार्थों को लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है जा सकता है। इसके लिए फलों एवं सब्जियों को सुखाकर या निर्जलीकरण द्वारा, चीनी या नमक द्वारा, रसायनों द्वारा, एक एसिटिक एवं एसिटिक अम्ल द्वारा परिरक्षित किया जाता है। इससे क्या होते हैं, लंबे समय तक प्रिजर्व हो जाते हैं, और उससे क्या होते हैं, कम। जैसे टेम्परेरी प्रिजर्वेशन और परमानेंट प्रिजर्वेशन। टेम्परेरी में क्या होता है, कोई ठंडे स्थान पे फ्रीज में रख के कुछ समय के लिए प्रिजर्व किया जाता है, और इसमें क्या होता है, इनको सुखाते हैं, पहले सुखा के फिर उसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, सेल्ट ऐड कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, है ना, केमिकल ऐड कर सकते हैं, इसमें एसिटिक एसिड हो सकता है। ये सब मिलाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो और क्वेश्चन इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्लेंच करना क्या है, तो ये पहले बात कर चुके हैं। ब्लेंचिंग क्या होता है, पानी को डुबाना। लेकिन पूछेगा कि इसके फायदे क्या है, ब्लेंचिंग के लाभ क्या है, तो यहाँ पे याद रख लीजिए ब्लेंचिंग के फायदे क्या हैं। तो फल नरम और मुलायम हो जाते हैं, चिपचिपे पदार्थ और दुर्गंध दूर हो जाती है, बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाती है, फलों में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, फलों में मौजूद नुकसानदायक एंजाइम ऑक्सीडेशन और कैटलेज जो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। देखो ब्लेंचिंग क्या है, ये तो आपको पहले बता दिया था, पानी में डुबाना, गर्म पानी में डुबाना। फायदे क्या है इसके, तो फ्रूट्स बिकम सॉफ्ट हो जाते हैं, है ना। स्लेमी सब्सटेंस एंड फाउल ऑर्डर्स आर रिमूव्ड, है ना, चिपचिपाहट और जो चीजें कहा जाती हैं हट जाती हैं, है ना। नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया डिक्रीज हो जाते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज द फ्रूट्स डिक्रीज, क्योंकि गर्म पानी में डालने से जो उसके टिश्यू होते हैं उनके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो बाहर निकल जाती है, तो थोड़ा सा कड़क सा महसूस होता है, लेकिन मुलायम होता है, सॉफ्ट हो जाता है ना। और ऑक्सीजन अगर बाहर निकल जाएगी तो फ्रूट खराब नहीं होगा। हार्मफुल एंजाइम्स ऑक्सीडाइज्ड एंड कैटालेज इन द फ्रूट्स आर डिस्ट्रॉय, वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे लगाओ वेरी मोस्ट। ठीक है ना, इसी को बहुत देर से ढूंढ रहे थे हम। सन ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, क्या बोल रहे हैं हम आप लोगों से कि भाई साहब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन जिसने थ्योरी याद कर ली, जैसे जो क्वेश्चन हम याद करवा रहे हैं आपको, तो आपका ऑब्जेक्टिव अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में दिक्कत आपको आएगी नहीं। पे देखो क्या है, धूप में सुखाना को बोलते हैं ड्राइंग, और किसी अन्य तरीके से पानी को निकालना उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। जैसे फलों और सब्जियों में धूप को सुखाकर उससे नमी निकालना क्या होता है, सुखाना कहलाता है। इस फलों और सब्जियों को मशीन से सुखाने को डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, सुखाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है, फैलाएंगे तो कम जगह की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें सफाई नहीं होती है, इसमें सब पूरी तरह सफाई हो जाती है डिहाइड्रेशन में। फलों के रंग और महक में फर्क आ जाता है, फलों के रंग और क्वालिटी में लगभग कोई फर्क नहीं आता है। इस तरीके का इस्तेमाल हमेशा किया जा सकता है, इस बारिश के मौसम में जो है सुखाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो वही बात आपको यहाँ याद रखनी है कि रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय ड्राइंग देम इन द सन इज कॉल्ड ड्राइंग। ड्राइंग of fruits and vegetables by machine is called dehydration. More space required for drying, it's required less space. ठीक है, इसके अलावा this is no cleanness in it, है ना, this is complete cleanness in it, this is different in the colors and smell and fruits. ठीक है, इसके अलावा इनमें क्या होता है, नो डिफरेंस, लगभग क्वालिटी ऑफ फूड्स में कलर में क्या होता है, नो, ऑलमोस्ट नो डिफरेंस। ठीक है, it is impossible of drying in the absence of sunlight during the rainy season. This method can always be used, क्योंकि मशीन से हो रही है तो क्या फर्क पड़ता है, बारिश का होना या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक हम लोग यहाँ देखो ये फॉर्मिंग है, इसको आप फॉर्मिंग क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग बोलते हैं।
तो ब्लेंचिंग और फॉर्मिंग में अंतर है, ये भी आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको जो ऊपर बताया था वो ही है। इसमें आप देखो कैसे लिखेंगे, ब्लेंचिंग के अंदर आप लिख देंगे कि भैया जो ब्लेंचिंग होती है इसमें गर्म पानी में डुबाया जाता है। फॉर्मिंग में क्या करते हैं, लाइम वाटर में डुबाया जाता है फ्रूट्स को। इसमें फल ब्लेंचिंग के अंदर नरम हो जाते हैं, इसके अंदर तो क्या होते हैं, हार्ड हो जाते हैं, थोड़ा अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्लेंचिंग जो होती है वो थोड़ा वेजिटेबल्स को सॉफ्ट वगैरह करती है। यही सारी चीजें लिखनी है ना। इसमें हम 2 से 5 मिनट के लिए डालते हैं ब्लेंचिंग में, और इसके अंदर क्या करते हैं 2 से 3 आवर्स के लिए डालते हैं फॉर्मिंग के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हो चुका है भाई साहब कंप्लीट। और अब हमारा नया चैप्टर आ गया जिसका नाम है 18 प्रिजर्वेशन प्रोडक्ट एंड देयर मार्केटिंग। मतलब आपने जो प्रिजर्व किया तो उसके हमने क्या कर लिए, उसके हमने बना लिए प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बना के उनकी करेंगे मार्केटिंग। इंपोर्टेंट में से भी इंपोर्टेंट चैप्टर है भाई साहब ये। 4 नंबर का सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट जैम एंड जेली से। ठीक है, तो आ जाइए, इसके अंदर हमको कुछ नहीं पढ़ना है, सीधा जहां पर भी जैम दिखे, जहां पर भी जेले दिखे उस पर टूट पड़ो और कुछ मत देखो। इन्होंने पूछा है कि अचार की परिभाषा लिखिए, तो राइट द डेफिनेशन ऑफ पिकल। पिकल जो होता है, प्रिजर्विंग फूड आइटम विथ सेल्ट ऑयल विनेगर एंड अदर जो मसाले होते हैं इज कॉल्ड पिकल, है ना। खाने की चीजों को नमक, तेल, सिरका और दूसरे मसालों के साथ प्रिजर्व करने का को अचार बनाना कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा डेफिनेशन ऑफ जैम, जहां पर डाल दो वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट। 4 नंबर को एक क्वेश्चन या फिर 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2-2 नंबर के 2 मिले तो ये इंपोर्टेंट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, जैम इज अ फूड आइटम विच इज प्रिजर्व्ड बाय मिक्सिंग द पल्प ऑफ फ्रूट्स। ये बात बिल्कुल याद रखिए, पल्प ऑफ फ्रूट्स विथ शुगर एंड सोर सब्सटेंस एंड कुकिंग it till a certain thickness in which with the sugar content is 60 to 70%, उसको बोलते हैं जैम। क्या बोलते हैं उसको, जैम। जैम एक खाद्य पदार्थ है जो फलों के गूदे को चीनी और खट्टे पदार्थ के साथ मिलाकर एक निश्चित गाढ़ेपन तक पकाकर तैयार किया जाता है, जिसमें चीनी की मात्रा 60 से 70% तक होती है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछेगा व्हाट इज जेली, तो जेली क्या है, द सब्सटेंस प्रिपेयर्ड, जेली भी याद रखिए, प्रिपेयर्ड बाय द कुकिंग फूड्स कंटेन हाई पेक्टिन, गुआवा, एप्पल, पपाया, बनाना, प्लम, है ना, विद द सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर एंड सोरनेस इज कॉल्ड जेली। कुछ नहीं है, जेली एक पदार्थ है जो ज्यादा मात्रा में पेक्टिन वाले फलों से बनाई जाती है, जिसमें गुआवा, सेवफल और पपीता आता है और बनाना आता है। ठीक है, बनाना आता है जिसमें सोरनेस और जो होते हैं ना उनके द्वारा जो क्या होती है जेली काम करती है। ठीक है, तो अभी डिफरेंस में आपको चीजें याद हो जाएंगी। आगे अगले डेफिनेशन दी हुई है हमको, मुरब्बे की परिभाषा लिखिए। क्या लिखिए, मुरब्बे की परिभाषा, एक खास तरह की जेली को खास तौर पर खट्टे फलों जैसे नींबू, माल्टा, संतरा, अंगूर वगैरह से बनाते हैं, उसे मुरब्बा कहते हैं। ठीक है ना, स्पेशल टाइप ऑफ जेली विच इज स्पेशली मेड फ्रॉम द सिट्रस प्लांट्स, है ना, जैसे लेमन, मेल्टा, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट्स इटीसी इज कॉल्ड द मेमलेट। मेमलेट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, मेमलेट को क्या बोल देते हैं हम, मुरब्बा बोल देते हैं। ठीक है, तो उससे बनाया जाता है। ठीक है, केचप सॉस की परिभाषा आप थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, केचप और सॉस क्या होता है, हल्का सा देख लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कि टमाटर के रस में चीनी और कुछ मसाले मिलाकर आंच पर पकाकर गाढ़ा करने से बनी चीज को केचप कहते हैं, है ना। इसका ब्रिक्स वैल्यू जो होता है वो 28 से 30 होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स वैल्यू याद रखिए, 1 नंबर पूछ सकता है। जबकि सॉस केचप से थोड़ा पतला होता है, इसकी ब्रिक्स वैल्यू 25 होती है। ठीक है, ब्रिक्स वैल्यू क्या पे है, थोड़ा गाढ़ापन, जिससे गाढ़ापन पता चलता है, ब्रिक्स वैल्यू कहते हैं, है ना। अगला दिया है स्केच जो होते हैं ना, स्केच या स्पेस क्या पढ़ेंगे इसको, ये की परिभाषा लिखिए, तो गाढ़ी चीनी की चसनी को ठंडा करके उसमें नींबू या अन्य फलों के रस मिलाना जो है शरबत या स्क्वैश जो होता है वो कहलाता है। ठीक है, जिसको शरबत कहते हैं ना, वो यही। ठीक है, ये भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, इसको शरबत किसे कहते हैं, या स्कॉच जो होती है ना, स्कॉच क्या होता है, स्कॉच, स्कॉच ही है ये, है ना। द शरबत मेड बाय कुकिंग थिक शुगर सिरप एंड एडिंग लेमन्स और अदर फ्रूट जूस इज कॉल्ड द स्कॉच। ठीक है, तो दारू वाली स्कॉच तो नहीं है। चलिए आगे अगर हम देखें तो
आप लोगों को देखने को मिलेगा मस्त क्वेश्चन। जेली वाला छोड़िए, ये आ गया आपका बनाने वाला सबसे बढ़िया। मेंशन द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल मेकिंग जेली, मतलब जेली बनाते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताइए। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे ऐसे फल इस्तेमाल करने चाहिए जिनमें पैक्टिन की मात्रा ज्यादा हो, नहीं तो पैक्टिन बाहर से मिलाना चाहिए। पहली बात तो ये है। अब पैक्टिन ज्यादा कौन कौन से में है, तो पपीता में है, एप्पल में है, ऐसे फल होते हैं। आधे पके सेहतमंद फल चुने जाने चाहिए, पूरे एकदम से पके और पतले फलों को नहीं लेना है, जूसी फलों को लेना है। एक तय मात्रा में खट्टापन यानी कि सिट्रिक एसिड इस्तेमाल करें, है ना। जेली को सिर्फ आखिरी जगह से हटाना चाहिए, अगर इस जगह से पहले या बाद में हटाना जाए तो जेली जमेगी नहीं। मतलब एक जगह आपने रख ली, उसको एक समय पे हटाना है, अगर उसको आप ऐसे ही हटाएंगे तो फिर वो सही तरीके से क्या नहीं होती, सेट नहीं होती। जेली बनाते समय गंदगी की परत को लगातार हटाते रहना चाहिए। उबालने की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा देर तक जारी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। मतलब ध्यान रखना सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो देखो फ्रूट्स विच हैव हाई pectin content should be used, otherwise pectin should be added from the outside, है ना। सेमी हेल्दी फूड शुड बी चूजन, मतलब कम पके और स्वस्थ फलों का उपयोग करें। इसके अलावा यूज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सोरनेस, सोरनेस के लिए एसिटिक एसिड मिला सकते हैं। द जेली शुड बी रिमूव्ड ओनली एट लीस्ट पॉइंट, मतलब एक ही बार उसको हटाना है एक पॉइंट से। इफ रिमूव बिफोर और आफ्टर द this point the jelly will not set. While preparing jelly the dry layer should be continuously removed, है ना। ऊपरी जो लेयर बनेगी ना उसको हटाओ, फटाफट फटाफट हटाते रहो, है ना। बॉइलिंग प्रोसेस शुड नॉट बी कंटिन्यूअस फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक नहीं चलाना चाहिए उसको, ठीक है। जल्दी जल्दी करके हटाना चाहिए। ये होता है जेली। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुआवा जेली। देखो अगर आपसे पूछे गुआवा जेली या फिर आपसे पूछे गुड जेली, क्योंकि सबसे बढ़िया जेली जो है वो गुआवा की बनाई जाती है, तो उसके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। मैं आपको बता देता हूं, इसको रट लो क्योंकि ये आ रहा है पेपर में इस बार, ठीक है। क्या है, यह देखने में पारदर्शी होनी चाहिए, ठीक है। यह उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेती है जिसमें इसे संग्रहित किया जाता है। छूने पर उंगली से चिपकनी नहीं, चिपके नहीं, मतलब आपने टच किया तो चिपकनी नहीं चाहिए। इसमें फलों की सुगंध होनी चाहिए। बोतल को उल्टा करने पर जेली नहीं बहनी चाहिए। इसे चम्मच से जो है आसानी से काटा जा सकता हो। हिलाने पर है कांपती रहे, मतलब ऐसे हिलाए तो मटकती रहे। इसमें फलों का स्वाद होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो क्या है, बेस्ट जेली है। अगर आप देखोगे यहाँ पे दिया है इट शुड बी ट्रांसपेरेंट टू व्यू, है ना। इसके अलावा सेफ जो होते हैं ना वो कैसी होती है, जिसमें आप स्टोर करोगे उसी जैसी हो जानी चाहिए। डज नॉट स्टिक टू बी द फिंगर व्हेन द टच करो तो फिंगर से चिपकनी नहीं चाहिए। इट शुड हैव द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्रूट्स, जिस फ्रूट से बनाई जा रही है उसकी खुशबू आनी चाहिए। द जेली शुड नॉट फ्लो व्हेन द बोतल इनवर्ट इनवर्ट, मतलब बोतल को उल्टा कर दो तो उससे ऐसा नहीं कि भैया बहेगा ही जूस जैसी, पर वो जेली नहीं है, जेली बहती नहीं है कभी, ठीक है ना। कैन बी कट क्लीनली विद अ स्पून, स्पून यानी चम्मच से आसानी से काटी जा सकती हो। इट कॉन्टिन्यूस टू शेवर व्हेन द शेकन जो होता है वो होना चाहिए। इट शुड बी हैव द फ्रूट्स फ्लेवर, फ्रूट का फ्लेवर उसके अंदर आना चाहिए। ये होते हैं बेस्ट जेली के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्वेश्चन के अंदर जेम एंड जेली, इसको भी लगा लो, इंपोर्टेंट नहीं वेरी इंपोर्टेंट है, आने की संभावना इन क्वेश्चंस की है इस बार। जेम और जेली में डिफरेंस बताना है। जेम जो होता है प्रिपेयर्ड बाय द पल्प ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट के पल्प से बनाया जाता है, ये फ्रूट जूस से बनाई जाती है। व्हाइल मेकिंग इट्स सुगर इज एडेड डिपेंडिंग ऑन द सोरनेस ऑफ द फ्रूट्स, फ्रूट में जितनी सोरनेस होती है उस हिसाब से शुगर मिलाई जाती है। अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ पैक्टिन, इसमें शुगर मिलाई जाती है पैक्टिन के अमाउंट पे, किसके, पैक्टिन, ठीक है। द पैक्टिन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दिस, इसके लिए पैक्टिन की कोई इंपोर्टेंस नहीं है, इसके लिए हाई इंपोर्टेंट है ना। इट इज जो है ना सॉफ्ट और वैसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ लिख सकते हो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, ट्रांसपेरेंट होता है, ऐसे लिख सकते हो। इट कैन बी फिल इन द जार इन एनी कंडीशन, हॉट और कोल्ड, मतलब कोई भी कंडीशन में भर सकते हैं। ये ओनली ऑन हॉट कंडीशन जो होती है उसी में जार के अंदर भरा जाता है।
देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जैम एंड जेली में, जैम फलों के गूदे से बनाया जाता है, ये रस से बनाई जाती है। इसे बनाते समय फलों के खट्टेपन के हिसाब से चीनी मिलानी चाहिए, पैक्ट की मात्रा के अनुसार मिलानी चाहिए। इसके लिए पैक्टिन जरूरी नहीं है, इसके लिए पैक्टिन जरूरी है। यह देखने में पारदर्शी होता है और यह दानेदार, मुलायम और अपारदर्शी होता है। तो अपारदर्शी होता है, ये पारदर्शी होता है। जेली गर्म करने पर ही जार में भरा जा सकता है। जैम इसे भरने के लिए कोई भी बेहतर हो सकता है, ठंडा या गर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, राइट द मेकिंग द टमाटो केचप। टमाटो केचप कैसे बनाया जाता है इसके लिए आप एक बार देख लेना, मैं बता देता हूँ मोटा मोटी क्या करते हैं। जैसे टमाटो केचप कैसे बनाया जाता है ये पूछे आप लोगों से, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले होगी आवश्यक सामग्री। तो आपको क्या चाहिए, टमाटर चाहिए 10 किलो, लाल मिर्च चाहिए 6 किलो। तो जरूरी नहीं है आपको एक फिक्स लिखें, आपको जो इतना याद आ जाए, नमक, टमाटर, सिरका, सोडियम एंजोएट, लहसुन, प्याज, इलायची, ये सब आवश्यकता अनुसार लिख दें। चीनी 1 किलो लिख दें। ठीक है, विधि क्या होती है, सबसे पहले क्या करें, आप टमाटरों को एक जो होता है ना बर्तन वगैरह उसमें मसल लें पूरा, ठीक है ना, पके टमाटरों को, और उन्हें क्या छान लें, छान के इनका छिलका और बीज अलग कर लें, है ना। लहसुन, प्याज, मसाले बारीक काट कर चने हुए मिश्रण में डालकर कपड़े की पोटली में बांध लें, ठीक है ना। इस प्रकार पोटली बना के डाल देते हैं और ऐसे करके उसको उबाल के थोड़ा पाश्चुरीकृत करें, बोतल में भर दें और जो है पैक कर दें, तो हो जाता है आपका जो बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें कोई क्वेश्चन याद नहीं करना है मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं याद। अगर आपको लगे कि एक आध क्वेश्चन और याद करना चाहिए तो बिल्कुल आप लोग याद कर सकते हैं, है ना। इसमें पूछा है कि मेकिंग एमाइड जेली स्टेप बाय स्टेप बाय द 5 पॉइंट्स। तो जेली कैसे बनाई जाती है वो बताना है और उसके टेस्ट बताने, टेस्ट। आपसे पूछा है फ्रूट और जेली, बेस्ट फ्रूट ऑफ जेली। तो बेस्ट फ्रूट ऑफ जेली तो गुआवा है, ठीक है ना। तो आप इसको कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हमने याद करे ऊपर वही है। अगला क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 19 एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। बहुत आसान चैप्टर है और छोटा चैप्टर है, बहुत कम चीजों में आप इसके अंदर नंबर लग सकते हैं। एक दो चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको वही पढ़ो और कुछ मत पढ़ो, ठीक है। जो हम बता रहे हैं इसके अंदर वो पढ़ लेना। सबसे इंपोर्टेंट है नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म याद रख लो सबसे पहले तो। इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, है ना। क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो पहले पूछेगा नाबार्ड का फुल फॉर्म और इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को, है ना। ये एग्रीकल्चर बैंक का पूरा हेड है, जैसे नॉर्मल बैंक का हेड होता है ना आरबीआई, वैसे ये सब पूरे एग्रीकल्चर बैंक का क्या है, हेड है। इसके अलावा अगर हम बातें, कमेटी ने किसानों को कर्ज से बचने के लिए सुझाव दिए थे, तो वो गार्डल करके कमेटी, कौन सी थी ना, गार्डल कमेटी थी ना, उसने कर्ज कैसे बचना चाहिए वो बताया था गार्डल कंपनी ने। तो इसके ऑब्जेक्टिव तो पढ़ने हैं, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने। तो इसके क्वेश्चन तो एक दो ही पढ़ने हैं, पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर ही देख लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो वेरी शॉर्ट में कोई क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट में हमको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की कोई दो खास बातें या सीमा लिखें। तो पहली क्या है, हिंदी में लिख लेते हैं, यह सिर्फ सामाजिक, आम और असली किसानों को की स्टडी करता है, ठीक है। मतलब छोटे मोटे किसानों की स्टडी नहीं करता है। असली किसानों का मतलब क्या है, जैसे जिनके पास भूमि है, और कुछ किसान ऐसे हैं जो पट्टे पे जमीन लेके काम करते हैं, तो उनकी स्टडी नहीं करता है। सिर्फ किसानों की वे आर्थिक गतिविधियों ही इसके दायरे में आती हैं जिनसे पैसे में मापा जा सकता है ना। तो इसलिए क्या लिमिटेशंस हैं, ये क्या है, इसकी लिमिटेशन है ना। इट स्टडीज ओनली सोशल, जनरल एंड रियल फार्मर्स। इसके अलावा ओनली द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज ऑफ फार्मर्स विच कैन बी मेजर्ड इन मनी कम अंडर द स्कोप। बाकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो पैसे के अंडर में नहीं आती हैं, उनको काउंट नहीं कर पाता है। तो ये क्या है, इसकी थोड़ी लिमिटेशन है, हम बोल सकते हैं। इसके अलावा आप एक वाला ये क्वेश्चन भी याद रख सकते हो, डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेशन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रख लेना इसको। सहकारिता की परिभाषा लिखिए एमटी हेरिक के अनुसार। एमटी हेरिक जो थे ना एग्रीनोमिस्ट थे, तो उन्होंने बताया था कि सहकारिता उन लोगों का कार्य है जो स्वेच्छा से एक साथ जुड़ते हैं और आपसी प्रबंधन के तहत
निजी लाभ या हानि के लिए अपनी शक्ति, संसाधनों या दोनों का उपयोग करते हैं, उनको सहकारिता बोलते हैं। आपस में जो मिलते हैं ना, एम.टी. हैरिक के अकॉर्डिंग, है ना, कॉपरेशन इज द वर्क ऑफ दोस पीपल्स हु द जो वॉलंटली मतलब ज्वाइन टुगेदर एंड यूज देयर पावर, रिसोर्स और बोथ, है ना, फॉर प्राइवेट बेनिफिट्स और लॉसेस अंडर म्यूचुअल मैनेजमेंट। मतलब मैं हूँ और एक और कोई बंदा है, हम दोनों आपस में कोलैब कर लें, जिसको आपकी भाषा में कोलैब करना बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉपरेशन। क्या बोलते हैं? कॉपरेशन। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो सहयोग के 4 मूल सिद्धांतों के नाम लिखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपरेशन। तो सहयोग मतलब कॉपरेशन का मतलब यहाँ पे ये वाला कॉपरेशन नहीं है, वो ऊपर वाला कॉपरेशन नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है सहकारिता जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहकारिता। तो उसके सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो इसके सिद्धांत है स्वैच्छिक संघ, समानता, एकता, समान कल्याण। समान कल्याण, एकता, समानता और स्वैच्छिक संघ। ठीक है ना। वॉलेंट्री एसोसिएशन, है ना, इक्वलिटी, यूनिटी, जनरल वेलफेयर जो होता है ना, वेलफेयर जो होता है वही समान कल्याण जिसे बोलते हैं। दूसरों की भावना, दूसरों के भले की भावना भी बोल सकते हैं आप इसको, है ना। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के मकसद लिखिए। तो इसके मकसद है कि मेंबर को सही ब्याज दर पर क्रेडिट देना, मेंबर का आत्मनिर्भर बनाना, है ना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में मदद करना, महंगे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट किराए पर दिलाने में मदद कराना। ठीक है, ये इसका काम होता है ना। टू प्रोवाइड क्रेडिट टू मेंबर्स एट रिस्पॉन्सिबल इंटरेस्ट रेट, ज्यादा महंगे ले ले वो। टू मेक मेंबर्स सेल्फ, जो होता है ना, मतलब आत्मनिर्भर बनाना, रिलेट बनाना ना। टू प्रोवाइड असिस्टेंस, कौन सा वाला पॉइंट था? एग्रीकल्चर मार्केटिंग में मदद करना, मतलब जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है ना, उसके अंदर असिस्ट करना उनको, मतलब समझाना, असिस्ट करना होता है ना। टू हेल्प इन गेटिंग कॉस्टली एग्रीकल्चर इक्विपमेंट ऑन रेंट, मतलब भैया जैसे मान लो कोई किसान है, उसको कोई इक्विपमेंट चाहिए लेकिन वो बहुत महंगा है, तो उसको क्या करेगा? किराए पे ले लो भैया, महंगा लेके आप करोगे क्या, है ना। इसलिए तो किराए पे उपलब्ध कराना भी इसका काम होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मिशन बीमा योजना, तो ये कब स्टार्ट हुई थी इसको याद रखना। कॉपरेटिव, है ना, क्रॉप बीमा योजना, प्रधानमंत्री क्रॉप बीमा योजना की शुरुआत किस साल हुई? तो ये हुई 2016 में। स्कीम इंश्योरेंस आई थी 1985 में, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई थी 2016 में शुरू की गई थी। इसको याद रख लेना। ठीक है, 1985 और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हुई थी 2016 में, याद रखना इसको। ये क्या समझते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन ही पूछता है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपरेशन, तो ये पहले भी बता चुके हैं, वो ही है, बस इनको यहाँ पे थोड़े अच्छे से लिखना है ना। 4 चीजें बताई थी, वो ही है। पहली क्या है? कोऑपरेटिव एक वॉलंटरी संगठन होता है। एक कोऑपरेटिव संगठन में हर सदस्य को बारी बारी बराबरी का अधिकार होता है। संयोग में सभी लोग इसके फायदे के लिए मिलकर काम करते हैं। सहयोग का मकसद फायदा कमाना नहीं बल्कि सेवा करना होना चाहिए रहता है। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना और चलाने में पॉलिटिक्स और सेकुलरिज्म के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कॉपरेटिव्स इज द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। इन ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एवरी मेंबर हैज द राइट टू इक्वल। इसके अलावा कॉपरेशन एवरीवन वर्क्स टुगेदर फॉर बेनिफिट्स टू ऑल, सबके फायदे के लिए ना। द एम ऑफ कॉपरेशन इज नॉट गेन प्रॉफिट बट इज सर्व, सेवा करना, है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड सेकुलरिज्म इज इन द फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन फॉरवर्ड, मतलब उसका सिद्धांत जो था सेकुलरिज्म पर डिपेंड होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? तो इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन लग ही नहीं रहा है। अब हमारा 20वां चैप्टर है जो उसमें हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। देखो, इसकी बात अगर मैं बात करूँ ना 19वें वाले की, तो इसमें आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, है ना। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तो है ही इसके, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करेंगे, जैसे कि नाबार्ड वगैरह हो गया, ये सारी चीजें आप लोग इसके अंदर से देख के जाने वाले। ठीक है, तो इसके हम जो टिक द करेक्ट हैं वो देखेंगे। उसमें भी ये वाला देखो कौन सा है, ये कोऑपरेटिव इज ऑर्गेनाइजेशन,
मतलब सहकारिता एक संगठन है। वैकल्पिक, समानता, समान कल्याण, सभी, तो सभी के लिए, ऑल ऑफ दीज। इसके अलावा द लैंड टेकन फॉर द पीरियड ऑफ 15 मंथ ऑफ टू 5 years इज कॉल्ड, मतलब आप देखो कि 15 महीने से 5 वर्ष की अवधि के लिए लिया गया ऋण कहलाता है। किस प्रकार का ऋण कहलाता है? फसल ऋण कहलाता है, दीर्घकालिक ऋण कहलाता है ना, अल्पकालिक ऋण कहलाता है, मध्यम ऋण कहलाता है। ये दीर्घकालिक होगा ना, लॉन्ग टर्म लोन होगा। मैं फिर भी एक बार इसको चेक करो। फोर्थ वाले का थर्ड आ रहा है। फोर्थ का क्या आ रहा है? थर्ड, मतलब ये हम मध्य अवधि वाला है, मिडिल है ये ना, लॉन्ग नहीं है, मिडिल है। कैसा है? मिडिल है, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि कैसा है? मिडिल है, ठीक है। इसके अलावा ये नाबार्ड वाला हो गया था, इसका 12 जुलाई 1982 याद रखेंगे बस, ठीक है। और नॉर्मल सी चीजें हैं, कमेटी किसानों को कर देने के लिए कौन सी कमेटी ने सुझाव दिया था? तो ये गार्डगिल की कंपनी थी, उन्होंने इसको जो था सुझाव दिया था ना। कोऑपरेटिव आर नॉन इंस्टीट्यूशनल मींस, मतलब जो होता है कि जो कॉपरेशन होती है वो नॉन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल के अंदर आती है। तो ये बात क्या है? गलत है। ये कैसी है? गलत है ना। द ईयर ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ द नाबार्ड इज 19, तो ये बात सही है ना, 1982 में ही बना था, है ना। ये बिल्कुल नॉर्मल सही बात है ये, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको देखेंगे। लेकिन अब हम देखने वाले हैं 20 चैप्टर, क्योंकि भाई साहब ये इंपोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव ही देखने को मिलेगा 101%, ये तय है। कौन से वाले में? 20 में। तो जल्दी से 20 चैप्टर पे आ जाइए। इसको बोलते हैं फील्ड मेजरमेंट या फील्ड सर्वे, ठीक है। तो 20वें चैप्टर में जो है हमको कैसे फील्ड मेजर करते हैं वगैरह करते हैं, उनके इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ फील्ड मेजरमेंट की लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके बारे में हमसे पूछता है। गंटर्स चेन वगैरह, जरीफ वगैरह होती है ना, इनको अच्छे तरीके से याद रखोगे तो आपको काम बन जाएगा। जैसे पहले ये सर्वेक्षण में जो लक्ष्य की लंबाई कितनी होती है, लेंथ ऑफ द टारगेट रॉड इन द सर्वे। सर्वे के अंदर टारगेट रॉड होती है, उसकी लेंथ कितनी होती है, ये हमसे पूछ रहा है। क्या है? जो लेंथ की अंदर होती है ना, कितनी होगी बताओ जरा। 6 फीट होती है, 7 फीट होती है, कितनी होती है? जल्दी से इसका आंसर दो बेटा। तो इसका आंसर आता है 6 फीट। कितनी होती है? 6 फीट होती है। द लेंथ ऑफ गंटर्स चेन, ये इंपोर्टेंट है। गंटर्स चेन की सारे क्वेश्चन अगर आपने याद कर ली तो वो काम बन जाएगा, मैं यहीं करवा दूंगा आपको, है ना। जल्दी से इसका आंसर दो पहले तो मेरे को, कि गंटर्स चेन की लंबाई कितनी होती है, पहले ये बताओ, फिर हम बात करेंगे। गंटर्स चेन की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है 66 फीट। कितनी होती है? 66 फीट। और इसमें आपसे पूछेगा कितनी कड़ी होती है, तो इसमें 100 कड़ी होती है। मतलब ऐसे जो कड़ी लगी होती है ना, 1 कड़ी, 2 कड़ी, 3 कड़ी, 100 कड़ी होती है। और टोटल लंबाई कितनी होती है? 66 फीट। तो एक कड़ी की लंबाई पूछेगा तो एक कड़ी की लंबाई होती है 66, 0.66, ठीक है। देखो अभी आएगा। इन गंटर्स चेन द लेंथ ऑफ ईच लिंक की कितनी होती है? 0.66 होती है, ठीक है। चेन में प्रत्येक लिंक की लंबाई कितनी होती है? 66 होती है। इसके अलावा द नंबर्स ऑफ लिंक इन अ गंटर्स चेन कितनी होती है? 100 होती है। गंटर्स चेन में लिंक की संख्या कितनी होती है? मुझे बताओ कि उसकी लंबाई इतनी है, 66.1 होती है, तो कितनी होंगी इसके अंदर बताओ। ये तो नॉर्मल है ना, अभी वाली बताया तो मैंने आप लोगों को, 100 होती है। जब भी तो 0 पॉइंट देखो, 0.66 है, यही में 100 का इंटू होगा, मतलब 100 लिंक होंगी, तभी तो वो आएगा 66 फीट। कितना आएगा? 66 फीट। तो आपको सब कुछ याद होगा गंटर चिन्ह में। एक होती है 0.66 की, 100 होती है, 66 फीट हो जाती है। कितनी हो जाती है? 66 फीट हो जाती है, सीधी सी बात है ना। द लेंथ ऑफ ईच लिंक इन इंजीनियरिंग चेन, इंजीनियर चेन में कितना होता है? इंजीनियर चेन बता दो जल्दी से। इंजीनियर चेन में होती है 1 फीट की। कितनी होती है? 1 फीट। इंजीनियर चेन कितनी की होती है? 1 फीट की। द मेन ऑब्स्टिकल इज इन चेन सर्वे, चेन सर्वे में जो मेन ऑब्स्टिकल होता है वो क्या होता है? मतलब स्लोप, रिवर, ट्रीज, ऑल ऑफ दीज आएगा इसका आंसर 6 का, ठीक है। अगला है 1 स्क्वायर मील इज इक्वल टू, 8वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1 स्क्वायर मील किसके बराबर होता है? जल्दी से बनाओ, बताओ इसको। ये होता है 640 एकड़, ठीक है। 640 एकड़ के बराबर होता है, एकड़ के बराबर ना। 1 एकड़ इज इक्वल टू, 1 एकड़ किसके बराबर, कितने के बराबर होता है? 1 एकड़ कितने के बराबर होता है? जल्दी से बताओ।
गंटर चेन, 102 गंटर चेन के बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेन सर्वे आर, चेन सर्वे का उपकरण है तो कंपास, डंपी लेवलर, टारगेट बार। तो डंपी लेवलर वगैरह सभी होने चाहिए इसके अंदर ना, सभी है। कंपास भी होता है, टारगेट बार भी होता है, डंपी लेवलर भी होता है, सबके सब क्या होते हैं, चेन सर्वे के अंदर ही आते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द चेन सर्वे। बेटा ये मैं आपको बताऊं ना, ये जो आपने अभी पढ़े हैं 10, ये अच्छे से पढ़ लो बस। इसी के बाद आपको ये जो है ना ऑब्जेक्टिव वगैरह सब इसके अंदर से आपको बन जाएंगे, कुछ भी इसके अंदर से नहीं बचेगा, सब बन जाएंगे, है ना। ट्रू फॉल वगैरह याद रखना, इसमें इंपोर्टेंट होते हैं ट्रू फॉल। जैसे मैं यहाँ हिंदी में बता रहा हूँ, देखो रेवेन्यू चेन की लंबाई 33 फुट होती है क्या, तो बिल्कुल सही बात है। क्या होती है, रेवेन्यू चेन की लंबाई 33 फुट होती है। रेवेन्यू चेन की लंबाई 66 से 100 फुट होती है, ऊपर लिखा है 33 फुट होती है, तो 66 से 100 फुट कैसे हो सकती है, हाल साल बात कैसे हो सकती है, गलत कर दो उसको। घंटर्स चेन में पेंट्स जो पेंडेंट होते हैं उनकी संख्या 10 होती है, क्या ये बात है सही है, गलत है, इनकी संख्या गलत नहीं, गलत होती है ना। घंटर्स चेन की लंबाई 66 फुट होती है, 66 फुट लंबाई होती है, ये बात बिल्कुल सही है। लैंड सर्वे करना कोई कला नहीं है, ये बात गलत है, कला है भैया। बैरोमीटर का इस्तेमाल भी लैंड सर्वे में किया जाता है, क्या बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, नहीं यार, बैरोमीटर क्यों यूज करेंगे, वो तो एयर प्रेशर मेजर करने के लिए है। क्रॉस स्टाम्प लैंड सर्वे में उपयोग होता है, क्या ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। क्रॉस स्टाफ का लैंड सर्वे में लेन देन नहीं होता, ये बात गलत हो गई ना, ऊपर तो सही थी। टारगेट बार लैंड सर्वे में काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है टारगेट बार का, ये बात कैसी है, तो ये बात असत्य है भैया, टारगेट बार का काम है, तो सही हो जाएगा। इंजीनियर की चेन में पेंडल की संख्या 9 होती है, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है ना। इंजीनियर की चेन की लंबाई 100 फुट होती है, क्या ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। लैंड सर्वे करना एक कला है, बिल्कुल सही बात है, कला है। चेन सर्वे के लिए कम से कम 3 लोगों की आवश्यकता होती है, ये बात असत्य है। चेन सर्वे के लिए 3 लोगों कम से कम 3, कम से कम बोला ना इसलिए गलत हो गया, 3 लोगों की तो होती है लेकिन कम से कम नहीं बोल सकते हम, है ना। 1 एकड़ 460 स्क्वायर फीट के बराबर होता है, ये बात गलत है। ऊपर जो आंसर में लिखवाया था ना वो सही था, 640 कुछ था ना उसको। गुंटूर चेन की लंबाई 100 फुट होती है, गुंटूर चेन की लंबाई 100 फुट होती है, क्या गलत बात है। 1 हेक्टेयर 2 एकड़ के बराबर होता है, ये बात बिल्कुल सही है, ये कैसी है, सही है। तो इन चीजों को आप याद कर लो, इसी से आपका काम बन जाएगा 20 चैप्टर के अंदर, ठीक है। आप देखो, आप लोगों को मैं शायद सही तरीके से ना दिख रहा हूं, लेकिन आपको स्क्रीन अच्छी तरीके से दिख रही थी, तो आप लोगों को उनको याद करना है, मेरे को नहीं देखना है। तो आप लोग बोलना कि सर ये लाइट कम है, ये कम है, ये सब चीजें छोड़ो, इनको जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ो, और लास्ट के जो हमारे 5 चैप्टर हमने इसमें कंप्लीट किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। इसके अलावा हमारी जो बाकी की वीडियोस हैं उनको एक एक बार जो है लास्ट टाइम पर देख के जाओ, आपका काम बन जाएगा। 4 की 4 वीडियोस आपको देखनी है, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है बेटा, ठीक है। अब आप लोग अच्छे से पेपर दे के आओ, और पेपर के बाद जो है हम लोग पीएटी और एडब्ल्यूटी की तैयारी करेंगे इसी चैनल के ऊपर, तो हमारे साथ जुड़े रहना, है ना। क्योंकि हम जब तक आपको सरकारी कॉलेज में ना भिजवा दें, सरकारी कॉलेज में ना पहुंच पाए, कुछ लोग प्राइवेट कॉलेज में पहुंचेंगे, तो एग्रीकल्चर में तैयारी जो बीएससी है उसकी तैयारी कैसे करनी है उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जो है आगे आप लोगों को जो है प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन भी हम इस चैनल के ऊपर देने वाले हैं, तो ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पे बताते रहेंगे, उपलब्ध कराते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।